नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज की कहानी हैदराबाद की है। 16 जनवरी 2025 को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के इस मकान में रहने वाली 35 साल की वेंकटा माधवी पिछले 16 जनवरी को अचानक अपने घर से गायब हो गई। माधवी वैसे तो मूल रूप से आंध्र प्रदेश के नंदयाल की रहने वाली थी, लेकिन इस माधवी की शादी गुरुमूर्ति से हो गई थी। गुरुमूर्ति आंध्र प्रदेश के ही प्रकाशम जिले में रहने वाला था। 45 साल का गुरुमूर्ति पहले एक फौजी के तौर पर इंडियन आर्मी में नौकरी करता था, लेकिन साल 2020 में वो आर्मी से रिटायर हो गया था। रिटायर होने के बाद गुरुमूर्ति अपनी बीवी और बच्चों के साथ हैदराबाद सेटल हो गया। गुरुमूर्ति इन दिनों डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ के कंचनबाग सेंटर में एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगा था। माधवी और गुरुमूर्ति के 2 बच्चे भी हैं, यानी अगर देखा जाए तो उन दोनों की काफी खुशहाल जिंदगी थी। लेकिन सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी 16 जनवरी को माधवी अचानक अपने घर से गायब हो गई थी। माधवी अक्सर अपने माता पिता से फोन पर बात किया करती थी, लेकिन 16 जनवरी को माधवी अपने घर से गायब क्या हुई, उसका मोबाइल भी फोन स्विच ऑफ हो गया। माधवी के माता पिता अपनी बेटी के गायब हो जाने से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। इसके बाद 18 जनवरी को जब उन्होंने अपने दामाद गुरुमूर्ति से माधवी के बारे में पूछा, तो गुरुमूर्ति ने उन्हें बताया कि 2 दिन पहले उसका और माधवी का किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था, जिसके बाद वो गुस्से में घर से चली गई है। ये बात सुनकर माधवी के माता पिता हैरान रह गए। वो अपनी बेटी की तलाश में हैदराबाद की वेंकटेश्वरा नगर कॉलोनी में अपने दामाद गुरुमूर्ति के घर पहुंच गए। माधवी के माता पिता लगातार दामाद गुरुमूर्ति से अपनी बेटी की गुमशुदगी को लेकर सवाल जवाब कर रहे थे, लेकिन जब कहीं से भी माधवी के बारे में कुछ पता नहीं चला, तो आखिरकार थक हार कर उन्होंने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने का फैसला किया। हैदराबाद आने के बाद पहले उन्होंने अपने दामाद से बात की और फिर वो तीनों माधवी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने मीरपेट थाने पहुंचे। भले ही रिपोर्ट माधवी के माता पिता और पति के साथ मिलकर दर्ज करवाई हो, लेकिन असल सच्चाई यही थी कि आखिरी बार अगर किसी ने माधवी को देखा था तो वो था उसका पति गुरुमूर्ति, क्योंकि माधवी अपने पति के घर से ही गायब हुई थी। अब ऐसे में पुलिस ने माधवी के माता पिता से पूछताछ करने के साथ साथ उसके पति गुरुमूर्ति से भी पूछताछ करने का फैसला किया। गुरुमूर्ति ने पुलिस को बताया कि 16 जनवरी को माधवी मकर संक्रांति की छुट्टियों में अपने घर नंदयाल जाना चाहती थी। वैसे तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती थी, लेकिन साउथ इंडिया में यह त्योहार पोंगल के तौर पर कई दिनों तक मनाया जाता है। गुरुमूर्ति ने बताया कि वो वही चाहता था कि इस बार उसकी पत्नी मकर संक्रांति के मौके पर अपने घर ना जाए, बल्कि यहीं रहे। और इसी बात को लेकर गुरुमूर्ति की अपनी पत्नी माधवी से कहा सुनी हुई, जिसकी वजह से माधवी गुस्से में आकर घर से चली गई। लेकिन गुरुमूर्ति का अपनी पत्नी के इस तरह घर छोड़कर चले जाने के बाद उसके घर वालों को कुछ ना बताना और खुद भी 2 दिनों तक माधवी को ढूंढने की कोशिश ना करना पुलिस के मन में कहीं ना कहीं शक पैदा कर रहा था। ऐसे में पुलिस ने एक बार फिर से माधवी की गुमशुदगी को लेकर उसके पति गुरुमूर्ति से पूछताछ करने का फैसला किया, लेकिन इस बार पूछताछ में गुरुमूर्ति ने जो कुछ बताया उसे सुनकर पुलिस तो क्या, जिसने भी सुना उसका भी दिमाग चकरा गया। गुरुमूर्ति ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है, और उसने सिर्फ कत्ल ही नहीं किया बल्कि हत्या करने के बाद उसने माधवी की लाश को भी ठिकाने लगा दिया था। लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर गुरुमूर्ति ने केवल 2 दिनों के अंदर अंदर ऐसा क्या किया था कि उसने माधवी की पूरी लाश को ही ठिकाने लगा दिया था। और जब पुलिस ने इस बारे में पूछा तो गुरुमूर्ति ने इसका भी जवाब दिया। और 16 जनवरी के दिन जब गुरुमूर्ति शाम को ड्यूटी करके घर वापस आता है तो उसकी पत्नी माधवी से उसका झगड़ा हो जाता है, और ये लड़ाई सिर्फ इस बात को लेकर हुई थी कि माधवी अपने मायके जाना चाहती थी, लेकिन गुरुमूर्ति उसके मायके जाने से रोक रहा था। और यही वजह थी कि उन दोनों के बीच झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि गुरुमूर्ति ने माधवी का गला पकड़ लिया और उसके गले को जोर से दबाने लगा। गुरुमूर्ति उसके गले को तब तक दबाता रहा जब तक माधवी की मौत नहीं हो जाती है। लेकिन अब इसके आगे गुरुमूर्ति एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहा था।
उसने बताया कि पत्नी माधवी को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसने शव को ठिकाने लगाने के लिए काफी सोच विचार किया और फिर उसके शैतानी दिमाग में एक भयानक आइडिया आया, जिसके चलते वो पहले माधवी की लाश को घसीट कर अपने घर के बाथरूम में ले गया। इसके बाद उसने माधवी की लाश के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू कर दिए और फिर गुरुमूर्ति ने उन टुकड़ों को घर में रखे प्रेशर कुकर में थोड़े थोड़े करके उबालना शुरू कर दिया, ताकि उन्हें ठिकाने लगाने में कोई परेशानी न हो और लाश भी न सड़े। लेकिन किचन में बर्तनों के बीच रखे इस प्रेशर कुकर को देखकर कौन कह सकता है कि इस साफ सुथरे कुकर में अब से चंद दिन पहले उसी महिला के शरीर के टुकड़ों को उबाला गया था, जो कल तक खुद इस कुकर में खाना बनाया करती थी। खैर, इस काम को करने में गुरुमूर्ति को लगभग 72 घंटों का समय लग गया था। इसके बाद उसने थोड़े थोड़े करके उन टुकड़ों को अलग अलग बैग में भरा और फिर उन बैग्स को एक एक कर उसने अपने घर के पास में मौजूद जिले लागुड़ा झील में डाल दिया। पूछताछ के दौरान गुरुमूर्ति ने पुलिस को बताया कि उसने 100 के टुकड़े तो कर डाले थे, लेकिन हड्डियों की वजह से उन टुकड़ों को पैक करना मुश्किल हो रहा था। इसके लिए उसने मसाला पीसने वाले मूसल से पहले उन हड्डियों को तोड़ा और फिर उन्हें भी चूरा चूरा करके शरीर के बाकी टुकड़ों के साथ बैग में भर लिया। इसके बाद गुरुमूर्ति ने उन बैग्स को एक एक करके जिले लागुड़ा झील में ले जाकर फेंक दिया। यानी गुरुमूर्ति ने पहले माधवी को कत्ल किया, फिर उसकी लाश के टुकड़े किए और फिर उन टुकड़ों को प्रेशर कुकर में पकाया। इसके बाद उसकी हड्डियों को तोड़ा, फिर उन्हें चूर चूर किया और फिर उन्हें झील के पानी में डाल दिया। गुरुमूर्ति के इस भयानक खुलासे के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस गुरुमूर्ति को अपने साथ लेकर वेंकटेश्वरा नगर कॉलोनी में उसके मकान पर पहुंचती है, ताकि उसके घर की अच्छी तरह से तलाशी करके सबूत जुटाया जा सके। लेकिन वहां पर उन्हें इस तरह की वारदात के कोई भी निशान नहीं मिले। ये सब देखकर पुलिस भी हैरत में पड़ गई कि गुरुमूर्ति ने इतना सब कुछ करने के बाद पूरे घर को इतनी अच्छी तरह साफ कर दिया है कि वहां देखने पर भी खून के धब्बों का नजर आना नामुमकिन था। इसके बाद पुलिस ने फोरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाकर उनकी मदद से गुरुमूर्ति के पूरे मकान की स्कैनिंग करने का फैसला किया, ताकि अगर वहां लाश को ठिकाने लगाए जाने से पहले उसे टुकड़े करने और पकाए जाने की कोई घटना सचमुच हुई है तो उसके सबूत जुटाए जा सकें। साथ ही पुलिस ने वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरों को भी चेक किया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के तौर पर कुछ ऐसे सबूत पुलिस के हाथ लगे जो इस केस के रहस्य को और भी ज्यादा बढ़ा रहे थे। असल में पुलिस को गुरुमूर्ति की पत्नी माधवी के आखिरी बार घर के अंदर जाने के फुटेज तो मिले थे, लेकिन उसके बाहर जाने का कोई भी सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला था, जबकि गुरुमूर्ति के अंदर आने जाने के कई फुटेज मौजूद थे। अब ऐसे में गुरुमूर्ति ने अपनी पत्नी का कत्ल की जो कहानी सुनाई थी, उसके सही सबूत होने का डर काफी ज्यादा बढ़ गया था। पुलिस ने इस खुलासे के बाद हैदराबाद के जिले लाउड़ा झील की भी तलाशी ली, लेकिन पुलिस को वहां पर भी इंसानी शरीर का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं मिला जिसका ताल्लुक माधवी के कत्ल से जोड़ा जा सके। अब ऐसे में कुछ लोग आशंका जता रहे थे कि शायद गुरुमूर्ति ने माधवी के टुकड़ों को बीच पानी में फेंका था, जिसके बाद उन टुकड़ों को मछलियां या फिर ऐसे ही दूसरे जीवों ने खा लिया था। ये केस हाल के दिनों में शायद पहला और आखिरी ऐसा अनोखा मामला है जिसमें कातिल तो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, वो अपना जुर्म भी कबूल कर रहा है और वो मौकाए वारदात से लेकर लाश ठिकाने लगाने तक का सब कुछ बता रहा है, लेकिन फिर भी पुलिस इस कत्ल के सबूत को नहीं ढूंढ पा रही थी और यही वजह थी कि लाश मिलने या फिर सबूत ढूंढने निकालने तक पुलिस इस मामले को गुमशुदगी का मामला मानकर ही चल रही थी। पुलिस की माने तो बेशक अब तक की तफ्तीश में भले ही उन्हें गुरुमूर्ति के हाथों कत्ल की गई उसकी पत्नी माधवी के बारे में कोई पुख्ता सबूत ना मिला हो, लेकिन ऐसी परिस्थितियों से पुलिस को लग रहा था कि गुरुमूर्ति झूठ नहीं बोल रहा है और उसने ही अपनी पत्नी को कत्ल किया है। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ था। असल में पुलिस ने पूछताछ की दौरान ये भी पता लगा लिया था कि गुरुमूर्ति ने 16 जनवरी को गुस्से में आकर अपनी पत्नी को अचानक कत्ल नहीं किया था, बल्कि इस कत्ल के लिए गुरुमूर्ति ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी और इसी प्लान के तहत उसने अपने बच्चों को पहले ही अपने बहन के घर भेज दिया था। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या गुरुमूर्ति ने माधवी का कत्ल उसके मायके जाने की बात को लेकर ही किया था
इसके बारे में जब गुरुमूर्ति से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सच्चाई उगल दी। दरअसल गुरुमूर्ति को शक था कि उसकी पत्नी माधवी का अपने ही किसी रिश्तेदार के साथ अवैध संबंध है। यही वजह थी कि वो माधवी को उसके मायके नहीं जाने देना था और इसी के चलते ही उसने माधवी के कत्ल की साजिश रच डाली। असल में गिरफ्तारी के बाद गुरुमूर्ति ने पहले ये बताया था कि उसने गुस्से में आकर ही अपनी पत्नी को कत्ल किया है, लेकिन जब जांच आगे बढ़ी तो पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि ये गुस्से में किया गया कत्ल नहीं बल्कि एक सोची साची समझी साजिश थी, जिसके तहत माधवी को कत्ल करने के बाद गुरुमूर्ति 2 दिनों तक उसकी लाश को चाकू से काट काट कर उसे टुकड़ों में उबालता रहा और घर के पास ही एक झील में फेंकता रहा। लेकिन अब पुलिस फोरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से घटना स्थल से लेकर लाश को ठिकाने लगाने की जगह तक माधवी के कत्ल के सुराग तलाश करने की कोशिश करती है। हालांकि इस मामले में फिलहाल सबूत के नाम पर पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। यानी पुलिस के पास सिर्फ एक गुरुमूर्ति का बयान ही है जिसने पुलिस वालों के साथ साथ हर किसी के होश उड़ा रखे हैं और यही वजह है कि अभी तक पुलिस इसे गुमशुदगी का मामला मानकर चल रही है। लेकिन अगर गुरुमूर्ति की सुनाई गई कहानी वाकई सही साबित हो जाती है तो ये एक भयानक सच्चाई होगी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।